आप सबका स्वागत है हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल में। गुंदा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास का पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है, जिन बच्चे का 2026 में एग्जाम उनके लिए काफ़ी उपयोगी एकदम सेलेक्टेड सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी उपयोगी है, जो आपको काफ़ी फायदे पहुंचाने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और आपको अच्छे तरीके से दिखाई भी देगा। ये नहीं कि आपको वीडियो क्वालिटी में भी कोई दिक्कत है, बिल्कुल क्लीन आपको वीडियो आपको दिया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास पहुंचाने का काम करिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में चल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये हुमायूं थे। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी ए ओ हयूम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के जो है वर्तमान प्रधानमंत्री की जो बात करें तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं कि अभी क्या है, कौन किस प्रकार से है, तो ये उसमें ऑप्शन में नहीं है। इनके जॉन मेजर नहीं, और टोनी ब्लेयर नहीं, डेविड कैमरून नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? यानी ऑप्शन नंबर जो 3 की जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो किस देश में है? अमेरिका में नहीं है, भारत में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर बात करते हैं। अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न से किसको बढ़ावा दिया गया है? यानी कहने का मतलब है फूट डालो और शासन करो की जो बात हो रही है किससे संबंधित है? तो चलिए इसकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। इनके फूट डालो, अंग्रेज ने बस एक ही नीति थी कि भाई हिंदू मुसलमान की जब लड़ाई होगी तो ये लोग बीच में क्या करेंगे, अपने फायदा उठाने का काम करेंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम की संघर्ष की बात बोली गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न से किन शब्दों का संबोधन किया था? कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1900, है ना, 1950 की 49 की जो बात हो रही है, तो महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो ऑप्शन, आपके सवाल की जो बात कर रहे हैं तो आप पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नहीं, महात्मा गांधी जय श्री कृष्ण नहीं बोले थे, और अल्लाह नहीं बोले थे, हे राम बोले थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उन्होंने हे राम बोले थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो स्वेच्छा पूर्वक नहीं, बलपूर्वक। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद ने भारत की आजादी में किसी प्रकार की मदद नहीं किया था, है ना। जब हैदराबाद के मिलान की बात आई तो वो मिलने के तैयार नहीं था, तो बलपूर्वक के द्वारा है ना इसको हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करिए बाबू, शर्माइए नहीं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? 7 नंबर सवाल की जो बात हो रही है किसके द्वारा किया गया है? तो मैं आपको बता दूं 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन की संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? 8 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो वो है मुस्लिम लीग। किससे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी मुस्लिम लीग से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 9 नंबर सवाल की जो बात हो रही है,
तो कौन सी विशेषता की बात नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। दोहरी नागरिकता जो है भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक राज्य का नागरिकता एक और एक देश का, तो ऐसा नहीं एक ही ओनली फॉर सिंगल नागरिकता है भारत में, ठीक है। चाहे आप किसी भी राज्य का हो या देश का है, तो आपको एक ही नागरिकता मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो है शक्ति किसको प्राप्त है? राज्य को नहीं है, जिला का नहीं, में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। केंद्र को सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, बताइए, है ना। चलिए, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो 11 नंबर सवाल की बात हुई तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर जो आपका ए बिल्कुल सही जवाब। आंध्र प्रदेश को किया गया कि 29वें राज्य के रूप में बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल। केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चने क्या कर रही है? यानी कि क्या रही है? तो केंद्र राज्य की बात हो रही है, तो प्रमुख अड़चन की बात जो कर रहे हैं आपका राज्यपाल की भूमिका है। अनुच्छेद 356 की कहानी है। और राज्य केंद्र के पर राज्य किस पे निर्भर होता है? केंद्र पर, यानी कि इसमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? 13 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात जो है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? 14 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, तो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध का उल्लेख किया था 245 से 255, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। 245 से 255 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय और व्यय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और आय और व्यय मतलब कितनी कमाई है और अब कितना खर्चा है ना, तो इस सबको ही बजट के रूप में रखा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला सवाल। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है ना, मतलब कितना सालों का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल की जो बात हो रही है, 16 नंबर सवाल जो है वो केवल 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, 17 नंबर सवाल की जो बात हो रही है होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। क्या होता है कार्य? राष्ट्र का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ में किस स्थान पर लिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे, तो किस स्थान पर उन्होंने पहली बार क्या किए थे? शपथ ग्रहण किए थे, तो लाल किला पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। लाल किला पर उन्होंने शपथ लिया था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? 19 नंबर की जो बात हो रही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत। भारत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। 20 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। कौन कौन अधिकार प्राप्त? मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, मतदान का, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, इनमें से सभी, यानी कि जब लोकतंत्र की बहाली आई तो सबसे ज्यादा क्या है? तो यानी कि मौलिक अधिकार, अपने कर्तव्य के अनुसार वो काम, है ना, मतदान कर सकते हैं, अपने अनुसार किसी भी नेता को चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला सवाल।
भारत सरकार विविध कल्याणी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? किसके माध्यम से करता है? 21 नंबर सवाल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंट बेटन बेटन योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको 22 का ए यानी कि भारत का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे बनाया गया? इनके भारत के जब विभाजन हुआ तो उस समय विभाजन के समिति का अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया था? तो 23 की बात कर रहे तो वो बने थे वायसराय को। किसको? वायस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, वायसराय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। माउंट बेटन योजना कब आया था? 24 नंबर, तो वो आया था 3 जून 1947। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान बना है जी द्विराष्ट्र के आधार पर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा, शेयर भी करते जाइएगा। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? 26 नंबर सवाल की जो बात रही कब की गई थी? तो की गई थी 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। रहमत अली चौधरी। पाकिस्तान शब्द का निर्माता कौन? रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द की है ना निर्माण की थी। चलिए अगला सवाल। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? 27 नंबर सवाल की जो बात हो गया आपका ई 1940 से लाहौर का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना है? 28 नंबर सवाल की जो बात रही वो होगा आपका सी 29 दिसंबर 1953 को राज्य का पुनर्गठन आयोग कब? 29 दिसंबर 1953। चलिए अगला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष की जो बात हो रही है वो कौन थे? 29 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो होगा सैयद अली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 30 नंबर कब पारित हुआ? तो वो होगा आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 31 नंबर सवाल की जो बात हो रही है तो आपका 4 भागों में। कितना? 4 4। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किससे प्रदान किया गया है? तो वो आपको प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर डी। किसको? संसद को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य की सीमाओं का परिवर्तन, किसी राज्य का सीमा परिवर्तन करना है या नाम बदलना है या नया राज्य का निर्माण करना है तो किसको अधिकार ये प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। चलिए अगला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 33 नंबर सवाल की जो बात हो रही है कब सौंपा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1955 में। 1955 में सौंपा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाई राज्यों की संख्या कितनी थी? 34 नंबर सवाल की जो बात हो रही कितनी थी? तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 28। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 28। चलिए अगला सवाल।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाई में विभाजित किया गया। इकाई निम्नलिखित में से कौन है? राज्य पुनर्गठन जब लागू हुआ तो भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था। 35 नंबर सवाल हो गए तो होगा आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में बांट दिया गया। चलो अगला सवाल। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? 36वां सवाल की जो बात हो रही है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो अगला सवाल। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार द्वारा गृह मंत्री किसे बनाया गया? जब स्वतंत्र देश आजाद हुआ तो भारत के द्वारा जो संविधान बना था उसमें गृह मंत्री किनको बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करिए और दोस्तों के पास ही पहुंचे, स्टेटस भी लगाइए, है ना। चलिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किनको कहा जाता है कि ये लौह पुरुष है? ठीक है, तो उनकी बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से भी जाना जाता है? तो हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बलपूर्वक हैदराबाद को ना भारत में मिलाया गया था। ठीक है, बलपूर्वक, है ना। ये हैदराबाद देश में जाने के लिए तैयार ही नहीं था, ये कह रहा था हम अपना अलग देश बनाएंगे। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? यानी कि इसकी कब विलय हुई? तो 41 नंबर की बात हो रही है, वो रहा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में मिला के। 47 से पहले भारत और हैदराबाद से कोई मतलब नहीं था, 1948 में मिला। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? मणिपुर रियासत की बात हो रही, भारतीय संघ में कब हुआ? तो 1948 में ही, यानी कि 1900। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बात करते हैं। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? 43 की जो बात हो रही है, किसे कहा जाता है था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 43 नंबर, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? जम्मू कश्मीर जो भारतीय रियासत कब विलय हुआ? तो 1948 में ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, हरि, ठीक है, हरि सिंह की जो बात हो रही है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। 45 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त हुई? जम्मू कश्मीर भी भारत संघ में मिला था, तो किस शर्त पे इसको मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बरकरार रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? 48 नंबर की जो बात हो रही है, केवल भाषा के आधार पर बना है, वो आपका आंध्र प्रदेश है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, आंध्र प्रदेश। चलो अगला सवाल। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? भाषा के आधार पर ये कब बना है? तो 49 नंबर की बात हो रही है, तो वो हो गया आपका 1952। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। भाषाई आधार पर राज्य गठन आयोग का नाम क्या था? भाषा गठन आयोग का नाम क्या था? तो बी नंबर, यानी ऑप्शन राज्य पुनर्गठन आयोग, बी बिल्कुल सही। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेश का अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो 51 की जो बात हो रही है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मद्रास। क्या होगा? मद्रास। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई है? तो 52 नंबर की जो बात हो रही है वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ए महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, चलिए
अगला सवाल, महाराष्ट्र गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई? 53 नंबर सवाल की जो बात हो रही वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 1960। कब की गई? 1960 में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? 54 नंबर सवाल की बात हो, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो 1963 में। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्य का निर्माण किया गया? 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? 55 नंबर सवाल की जो बात करें होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 56 नंबर सवाल, तो होगा ऑप्शन नंबर सी 1971। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? तो 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1800, इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहा, आपका बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं लाइक कमेंट आप कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। चलिए 58 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 58 में कौन सा मतलब जो है गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, भाषा भाषाई राज्य के निर्माण के लिए सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 46 नंबर की जो बात हो रही, थोड़ा सा आगे पीछे एक दूगो हो गया स्लाइड। ठीक है, तो हो गया आपका अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 370। चलिए, आंध्र प्रदेश आंध्र आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? 47 की जो बात हो रही है, क्या मांग थी? तो उसका भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना करनी। ये नंबर बिल्कुल सही है, जो कि ऐसा मान्य नहीं है। अगला, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 61 की बात हो रही है, तो है कितना? सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही, यानी कि 8 ना, 8। अगला सवाल, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, मैकमोहन रेखा कहाँ है? 63 नंबर की बात हो रही है, तो मैकमोहन रेखा की कहाँ है सीमा? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चलो सर, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? है ना, 64 नंबर की जो बात हो रही है, किसने की थी? मुसलमान ने, है ना, राजा हरि सिंह के साथ बगावत। अगला सवाल, कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किया था? 65 नंबर, किसने बोला था कि भैया आज के बाद कश्मीर भारत का हो गया? राजा हरि सिंह। डी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, सीमांत गांधी के नाम किसे पुकारा गया है? सीमांत, 66 नंबर की जो बात हो रही, सी नंबर, खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 67 की बात हो रही, कितनी थी? 565, 565। चलिए अगला सवाल, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? 59 नंबर, 68, तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब।
झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना है? 69 नंबर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 15 नवंबर 2000 में बना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ चला गया? 1 मिनट। ओहो, कहाँ चला गया जी? चलिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, हो गया। अगला सवाल। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, किसने कहा था? 70 नंबर सवाल की जो बात है, किसने कहा था? की एम मुंशी ने। किसने कहा? की एम मुंशी ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? 71 नंबर की बात हो रही है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। 72 नंबर की बात हो रही है, वह कौन सा अतिवादी था जिसने गांधी जी को हत्या की थी? तो 72 नंबर की बात हो रही है, तो सरदार है वो नथुराम विनायक गोडसे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा और किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथ में लिया था? 73, तो 1958 में। भारतीय शासन अधिनियम 1958 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। भारत के विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा हुआ है? 74 की बात हो रही है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई है? 75, तो लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। देखिए 75 प्रश्न पढ़ता है मैंने केवल 25 से 26 मिनट में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने सुझाव दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।